Hello, hello everyone. So let's just start chapter number 1 of history of social science of class 10th. So the name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. So here we came across a word that is nationalism. Okay, so now what is nationalism? Okay, नेशनलिज्म मतलब एक ऐसी भावना हमारे अंदर, एक ऐसी भावना अपने देश के प्रति होती है कि ये मेरा कंट्री है। अब अगर हमें हमारी कंट्री को किसी ने जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर क्या कर रखा था, रूल कर रखा था, तो हमने ब्रिटिशर्स से हम उनसे आज़ाद कैसे हुए, जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ऐसी यूरोप में भी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर कोई डिक्टेटर था, ठीक है, किसी ने रूल कर रखा था, तो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो जब उनके अंदर राष्ट्रवादिता, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है, तो तब उन्होंने क्या किया, तो तब वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हुई। और ये बात हम कहाँ की कर रहे हैं, यूरोप की। तो इस यूरोप से हम ऐसे याद रखेंगे कि हर जो एडवांस चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, वो पहले के टाइम पे पहले कहाँ होती थी, यूरोप में होती थी। देन फिर अदर कंट्रीज़, अदर कॉन्टिनेंट्स में आती थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये एक पिक्चर है, जिस पिक्चर का नाम क्या है, ये एग्जाम में आ जाता है। इस पिक्चर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स और द टेक पैक्ट बिटवीन नेशंस। और ये किसने बनाई है, फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। और कब बनाई है, ये बनाई है 1948 में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 1948 में फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने प्रिपेयर की थी एक सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ प्रिपेयर की थी, जो विजुअलाइज करते था उनका ड्रीम, उनका जो सपना था, ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कि जो वर्ल्ड है, उनका सपना क्या था फ्रेडरिक सोरियो का, कि जो वर्ल्ड है वो कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो, जैसा वो चाहते थे। जो पहला प्रिंट था सीरीज़ का, वो शो करता है क्या, यूरोप और अमेरिका के लोगों को, मेन और विमेन, डिफरेंट एजेस के, सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, वो होमेज दे रहे हैं एज दे पास इट बाई इट। तो अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो आर्टिस्ट जो थे उस टाइम के फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो पर्सोनीफाई हेट करते थे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे, ठीक है। लिबर्टी यानी कि आज़ादी को किस तरीके से वो पर्सोनीफाई करते थे, फीमेल फिगर के तौर पे। हियर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी वियर्स इन वन हैंड। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो एक हाथ में क्या पकड़े हुए हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, कि लोग जो है वो जागरूक हो, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन दी अदर हैंड। चार्टर पकड़े हुए किसके राइट्स का, मैन के राइट्स का, ठीक है, दूसरे हाथ में। तो ये दोनों चीज़ें क्या दर्शाता है कि पहले तो लोग जागरूक हों और फिर अपना एक जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका एक चार्टर बनाएं और उसको सब फॉलो करें। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of the absolutist institutions। और जो अर्थ है यानी कि जो ज़मीन है, उसके फोरग्राउंड में आप देख सकते हैं इमेजेस ऐसी बनाई गई हैं कि जो एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि जो डिक्टेटर होते हैं, या फिर जो एक गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिस्ट क्या होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल ऐसा दैट हैज़ नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज, कि वो जितनी पावर चाहें वो क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता। हिस्ट्री में ये टर्म जो है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दी जाती थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट को, जो कैसी होती थी, सेंट्रलाइज्ड होती थी और मिलिटराइज्ड होती थी और रिप्रेसिव होती थी, ठीक है। अगेन मोनार्की क्या होता है, मोनार्की में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, फिर राजा का बेटा राजा होता है, ऐसे, ठीक है। इन सोरियोज यूटोपियन विज़न, यूटोपियन मतलब एक ऐसा विज़न सोसाइटी का जो कि आइडियल हो और एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, ठीक है। सोरियो का जो एक यूटोपियन विज़न था, जो लोग थे ऑफ द वर्ल्ड, वो एक ग्रुप आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, उनको डिफरेंट नेशन में क्या डिस्टिंक्ट डिवाइड कर रखा था, आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग, अलग अलग कंट्रीज़ के
लोग अलग अलग कंट्री के फ्लैग से आइडेंटिफाई किए जा रहे थे एंड नेशनल कॉस्ट्यूम और वहाँ के नेशनल कॉस्ट्यूम से लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। और जो लीड कर रहे थे प्रोसेसन को, जो वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो कौन कौन थे? यूनाइटेड नेशन दैट इज़ यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड, विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो इस टाइम समय तक क्या बन चुके थे? नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रेंड्स आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रेंड्स किससे आइडेंटिफाई किया गया था? रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से, ठीक है। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, वो स्टैचू तक पहुंचा ही था। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी वियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और उसको फॉलो कौन कर रहा था? जर्मनी के लोग, जिनका झंडा कैसा था? ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग। Interestingly, at the time when Soryu created the image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1948 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. इंटरेस्टिंगली जब सॉरियो ने वो इमेज जो है वो क्रिएट की थी, तो जर्मन पीपल्स जो थे वो एक यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं थे, ठीक है। ये नहीं था कि सारे लोग एक जर्मन में रहते हो, अपने जर्मनी को अपना देश मानते हो, लेकिन जो फ्लैग उन्होंने कैरी किया था, जो अभी हमने बात की ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग, ठीक है, वो एक एक्सप्रेशन था लिबरल होप्स का कि एक दिन हमारा जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ है वो एक नेशन स्टेट में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा अंडर और हमारा एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन पीपल्स के पीछे कौन है? पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगारी एंड रशिया। फ्रॉम द heavens above, Christ sends and angels गेज अपॉन द सीन। ऊपर हेवन से कौन देख रहे हैं? क्राइस्ट सेंट्स और एंजल्स देख रहे हैं सीन को। They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world। और उनको आर्टिस्ट ने क्यों सिम्बलाइज किया है? किस तौर पे? फ्रेटर्निटी दिखा रहे हैं अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि लोग जो नेशंस हैं डिफरेंट वर्ल्ड के, उनके बीच में क्या हो? भाईचारा हो। ये जो चैप्टर है ये डील करेगा मेनली किस सोच से? विजुअलाइज्ड बाई सॉरियो इन फिगर 1। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था? नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ था एक फोर्स के तौर पर, जिसने क्या किए थे? बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में यूरोप के। जो एंड रिजल्ट निकला था इस चेंजेस का वो थी एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, ठीक। जो कंसेप्ट मतलब नेशन स्टेट्स निकल के आए थे, मतलब जैसे कि एक ऐसे लोग जिनकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, पर्टिकुलर पास्ट है, उन्होंने पर्टिकुलर स्ट्रगल्स किए हैं अपने नेशन को इंडिपेंडेंट कराने में, एक जैसे लोग हैं, उनका कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर नेशन में रहेंगे, ऐसे स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेंगे, ना कि मल्टी डायमेंशनल नेशनल स्टेट, मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग हिस्ट्री के लोग एक साथ रह रहे हैं एक पर्टिकुलर मोनार्किस्ट के अंडर। ये नहीं होगा। जो कंसेप्ट था और जो प्रैक्टिसेस थी मॉडर्न स्टेट की, इन विच जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो थी एक्सरसाइज की जाती थी, एक्सरसाइज करती थी सॉवरिन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट अब इसमें समझा रही है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज करती थी सॉवरिन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप में बहुत लंबे समय से क्या ये चीज़ चली आ रही थी। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles and through actions of leaders and common people. लेकिन नेशन स्टेट क्या होता है? जिसमें majority of its citizens, न केवल उसके रूलर्स बल्कि majority of citizens जो है वो डेवलप करें एक सेंस कॉमन आइडेंटिटी का और शेयर्ड हिस्ट्री का और डिसेंट का। उनकी जो कॉमननेस है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि पहले से उनके पूर्वज एक जैसे थे इसलिए वो कॉमन है, ऐसा नहीं है। उनने एक साथ स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंस के लिए, उनके जो एक्शंस है लीडर्स के वो सेम है और वो एक कॉमन पीपल है, ठीक है। इस नोशन से एक नेशन स्टेट डेवलप हुआ। ये चैप्टर जो है वो देखेगा डाइवर्स प्रोसेस पे, अलग अलग प्रोसेसेस पे थ्रू विच नेशन स्टेट्स और जो नेशनलिज्म है
वो एग्जिस्टेंस में आया कब? 19th सेंचुरी में यूरोप में। ओके, अब अगर आप इस पेंटिंग को देखें तो जितना भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया था उसको एक्सप्लेन किया है, वही सेम चीज़ें हैं। ये देखो, ये अलग डिफरेंट नेशंस के लोग डिफरेंट फ्लैग से रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे कि ये देखो, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड पास कर गया था तो वो पास कर गया है। देन ये रेड, गोल्डन और ब्लैक में ये जर्मनी पीछे था थोड़ा सा, तो वो दिखाया गया है। उसके बाद जर्मनी को फॉलो करा था ऑस्ट्रिया, वो दिखाया गया है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल डिफरेंट फ्लैग के थ्रू दिखाई गई है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, जिनमें वो एक हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे में क्या पकड़े हुए हैं? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, वो चार्टर पकड़े हुए हैं। इसके बाद ऊपर से देखो, हेवन से ये आपको गॉड गॉडेसेस दिखाई गई है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कि आशीर्वाद दे रही हैं। देन अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो ये जो क्राउन्स हैं, ठीक है, उन वो टूटे हुए डले हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि जो मोनार्की है या जो एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अब ये लोग क्या लाने वाले हैं? डेमोक्रेसी लाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। फ्रेंड्स, जैसे आपको रिमेंबर होगा, आपको याद होगा कि एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज थे जो आए थे, किसकी वजह से? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। उससे क्या हुआ था? जो सोवरेनिटी है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र हो गया था मोनार्की से एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स में। ठीक है, अब इसका मतलब समझो कि इस लाइन का मीनिंग क्या है? कि ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। इसका मतलब है सोवरेनिटी क्या होता है? जैसे इंडिया है, इंडिया की एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, ठीक है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु। ठीक, यहाँ पे पूरी की पूरी सोवरेनिटी इंडियन गवर्नमेंट की है कि जो डिसीजंस हैं वो केवल इंडियन गवर्नमेंट ले सकती, कोई भी बाहर का रूलर आके नहीं ले सकता। ठीक है, ये है सोवरेनिटी। तो पहले क्या होता था फ्रेंच में? जो मोनार्की है, मोनार्कियल सिस्टम था कि वहाँ पे राजा का रूल चलता था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया था किसमें? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कि अल्टीमेटली वहाँ पे समवॉट डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नीचे। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द फ्रेंच पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। और जो रेवोल्यूशन था वो ये प्रोक्लेम करता था कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो अपने नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो नेशन है वो लोगों से मिलके बना है, तो जो नेशन की डेस्टिनी है, उसका जो भाग्य है, उसका जो फ्यूचर है, वो भी लोगों को ही शेप करना चाहिए, किसी और का कोई इसमें हाथ नहीं होना चाहिए। बहुत शुरुआत से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस को क्या किया? जो कि क्रिएट कर सकती थी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और लोगों फ्रेंच लोगों के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि सबसे पहली चीज़, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं अपने, जैसे कि आइडियाज़ ऑफ ला पेट्री एंड ले सिटियोन, यानी कि ला पेट्री मतलब द फादरलैंड और ले सिटियोन मतलब द सिटीज़न। ये क्या करता था? ये एम्फेसाइज करता है एक नोशन, किसकी? एक नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स, कि हम इक्वल राइट इंजॉय कर रहे हैं अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ठीक है, ये एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो कि ट्राई कलर 3 कलर का था, वॉज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस करके एक नया फ्लैग बनाया गया। ठीक है, स्टेट जनरल्स जो थे वॉज इलेक्टेड, वो इलेक्ट किए जाने लगे किसके द्वारा? बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी के द्वारा, और उसका नेम बदल के क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स, नए नए भजन जो थे वो कंपोज किए गए। ओथ मतलब होता है शपथ लेना, शपथ ली गई। एंड मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, जो मार्टियर्स जो शहीद लोग थे उनको याद किया जाने लगा, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। और ये जो सब कुछ होता था ये सब एक नेशन के नेम में होता था। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है
वो रखा गया एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, और इसने फॉर्मुलेट किए क्या यूनिफॉर्म लॉज सभी सिटीजन्स के लिए विद इन इट्स टेरिटरी, उसकी टेरिटरी के अंदर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ जो है उनको हटा दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वेट और मेजर्स का वो अडॉप्ट किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ और ये ड्यूज़ वगैरह मतलब टैक्सेस, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया। इसका मतलब है कि पहले जैसे फ्रांस के अंदर ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगी तो उनमें अलग अलग वेट और मेज़र का सिस्टम होगा, लेकिन फिर वहाँ पे एक यूनिफॉर्म पूरा एक सेंट्रल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र लेकर आए। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच एज वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, क्योंकि ये पेरिस में लिखी जाती थी, बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, ये नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि ये एक मिशन है और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। जो यूरोप के लोग हैं जो डेस्पोटिज्म से क्या कह रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनको लिबरेट करने की। तो डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है, तानाशाही। तो एक जो तानाशाही थी उसको ख़त्म करके यूरोप के लोगों को लिबरेट कराना, ये जो थी ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे, उनके दिमाग में ये चीज़ थी। जब न्यूज़ जो थी इवेंट्स की फ्रांस में वो पहुंची डिफरेंट सिटीज़ में, कहाँ पे, यूरोप के, ठीक है, तो लोग स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स जो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया सेटअप करना जैकोबिन क्लब्स। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और जो कैंपेन्स थे उन्होंने प्रिपेयर किया वे इसके लिए, फ्रेंच आर्मीज़ के लिए, विच मूव्ड इनटू होलैंड, जो कहाँ कहाँ गई, होलैंड में गई, बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गए एंड मच ऑफ इटली इन दी 1790s, और बहुत सारा पार्ट इटली का भी कवर किया था कब, 1790s में। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर, जब रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गया, ठीक है, तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया कि वो जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कहाँ और बाहर भी कैरी करें, बाहर भी लेके जाएं। तो मेनली जो फ्रेंच आर्मी थी वो क्या कर रही थी, जो नेशनलिज्म थी उसको पूरे के पूरे यूरोप में फैलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, जब जो इतनी बड़ी एक टेरिटरी थी जो इसके अंडर आती थी, किसके, फ्रांस के अंडर आती थी, ठीक है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नेपोलियन चाहता था कि वो जो रिफॉर्म्स हैं जो उसने फ्रांस में ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए, वो और जगह भी इंट्रोड्यूस करना चाहता था। एक दो रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। एक नेपोलियन के आने से क्या हुआ था, मोनार्की जो है वो वापस आ गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जो डेमोक्रेसी थी फ्रांस में उसको ख़त्म कर दिया गया था। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करें तो नेपोलियन ने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया था, ताकि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट, अच्छा और रेशनल बन सके। जो सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड कब आया था, 1804 में आया था, ठीक है, जिसको यूजुअली हम किस नेम से जानते हैं, नेपोलियन कोड से जानते हैं। सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज नेपोलियन कोड, ठीक है। उसने क्या किए थे, जितने भी बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे, ठीक है, वो हटा दिए थे, एस्टेबलाइज कर दी थी क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सिक्योर कर दिए थे क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, हर किसी के पास राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू इक्वलिटी थी, और जितने भी प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ वो हटा दिए गए थे। ये कोड जो है, ठीक है, इसको फ्रेंच कंट्रोल्ड रीजन में भी क्या, जितने भी फ्रेंच के अंडर जो रीजन्स थे उनमें भी लागू करवा दिया गया। ये कोड जो है कहाँ कहाँ, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, देन इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर दिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, और क्या किया, एबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम, और फ्री कर दिया पीजेंट्स को, किससे, सर्फडम से और मेनोरियल ड्यूज से, और टाउन्स में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन
ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो और क्या कर दिया, और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, एफिशिएंट कर दिया। पीसेंट्स और आर्टिशंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इन सभी ने क्या किया, इन्जॉय किया एक न्यू फाउंड फ्रीडम। एक इन लोग को एक तरीके की क्या फ्रीडम मिल गई थी, क्योंकि इनके ऊपर जितने भी टैक्सेस वगैरह थे वो सब हटा दिए गए थे। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे किसके, गुड्स के, इन पर्टिकुलर उन्होंने क्या रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि एक यूनिफॉर्म लॉज और स्टैंडर्डाइज रेट्स और मेजर्स, एक कॉमन नेशनल करेंसी, इससे क्या है जो मूवमेंट और एक्सचेंज है गुड्स का और कैपिटल का एक रीज़न से दूसरे रीज़न में वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, एफिशिएंट हो गया है। लेकिन उन एरियाज़ में जो जो कनकर्ड कर रखे थे, जो रिएक्शंस थी लोकल पॉपुलेशन की फ्रेंच रूलर, वो क्या हो गई थी, मिक्स हो गई थी। इनिशियली बहुत सारे प्लेसेस में जैसे कि होलैंड और स्विट्ज़रलैंड, और इसके अलावा कहाँ कुछ एरियाज़ में जैसे कि ब्रूजल्स क्या है, कैपिटल है किसकी, बर्लिन की। मेंस, मिलान और वॉरशो, जो फ्रेंच आर्मी थी उसको बहुत ही अच्छे से एक लिबर्टी का सिंबल मानकर उनको वेलकम किया गया। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म जो था वो थोड़ी ही टाइम बाद किसमें, हॉस्टिलिटी, शत्रुता में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वो हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम उसमें नहीं मिल रही है। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, इन सभी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑल सीम टू आउटविट द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। क्या क्या एक निगेटिव चीज़ें जो हुई थी जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा एक निकल आया था, वो था क्या, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप मतलब जैसे कि जो प्रेस होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ होती हैं, उसमें जो गवर्नमेंट चाहेगी वही आप प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन मतलब जो आर्मी में जो भर्ती होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करवाने लगे नॉर्मल कॉमन पीपल की, पीजेंट्स की, इन सभी की। तो इन सभी ने जितने भी एडवांटेजेस थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के, उन सभी चीज़ों को लोग भूल गए इन सभी के कंपैरिजन में, और एक जो थी निगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई ये पॉजिटिविटी, और लोगों के दिमाग में हॉस्टिलिटी आ गई फ्रेंच आर्मी के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो कैसे आया। अगर आप मैप को देखें मिड 18th सेंचुरी के, तो जो यूरोप में आप पाएंगे कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, जैसे कि जिन्हें आज हम जानते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, वो डिफरेंट किंगडम्स में, डचेस में, कैंटन्स में जहाँ डिवाइडेड थे, ठीक है, जिनके रूलर्स जो थे वो ऑटोनोमस, उनकी खुद की ऑटोनोमस टेरिटरी थी। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था पूरा का पूरा, वो क्या था, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में था। विद इन दी टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, जिनकी टेरिटरीज में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, वो खुद को एक शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर के तौर पर नहीं देखते थे। ऑफन वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, बिलोंग करते थे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को, ठीक है। और जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी, जो रूल करती थी ओवर ऑस्ट्रिया और हंगारी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर थी जो किस पे रूल करती थी, ऑस्ट्रिया हंगारी पे कौन सी एम्पायर रूल करती थी, हैब्सबर्ग एम्पायर। वो एक पैच वर्क थी, मान के चलो कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल रहते थे, ठीक है, ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट पीपल रहते थे। इसमें क्या क्या इंक्लूड था, एल्पाइन रीजन्स, द एल्पाइन रीजन के कौन कौन, दी टायरोल और ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड, ठीक है, ये भी इंक्लूड था। इसके अलावा बोहेमिया, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो है वो प्रीडोमिनेंटली थी। उसके बाद जर्मन स्पीकिंग, ये सभी अलग अलग, मतलब बस आप इतना कीवर्ड याद रखना कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट पीपल रहते थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। इसमें इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस के
भी इंक्लूडेड थी, किसकी, लोम्बार्डी की और वेनेशिया की। इन हंगारी, अगर हम हंगारी की बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलती थी, मगयार बोलती थी, बल्कि और जो आधी हाफ पॉपुलेशन थी वो वैरायटी ऑफ अलग अलग तरीके की डायलेक्ट्स बोलती थी, बोलियाँ बोलती थी। इन गलेशिया की बात करें तो जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या बोलती थी, पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। बिसाइड्स दीज 3 अलग डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो वहाँ पर रहते थे विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर की बाउंड्री के अंदर। ठीक है, एक मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल्स जो थे, जैसे कि बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन कार्नियोला, क्रोट्स टू द साउथ एंड Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. ये जो differences थे ये एक political unity का क्या बोलते हैं, सेंस प्रमोट नहीं करते थे, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी कैसे होगी, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी हिस्ट्रीज डिफरेंट है। तो एक चीज़ जो उनको केवल बांध के रखती थी वो था एक कॉमन अलाइंस टू द एम्प्रर के अगेंस्ट थे वो सब, ये चीज़ उनमें सिमिलर थी एक। तो हाउ कैसे नेशनलिज्म आया और जो आइडिया है नेशन स्टेट का वो इमर्ज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आती है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली और पॉलिटिकली एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थी वो एक डोमिनेंट क्लास थी, किसमें, कॉन्टिनेंट में। जो मेंबर थे इस क्लास के वो यूनाइटेड थे बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ स्पेंड करते थे जो रीजनल डिवीजन्स थे उससे डिफरेंट था। ठीक है, वो ओन करते थे स्टेट्स को, किसमें, कंट्री साइड्स में। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा लैंड होती थी और उनके टाउन हाउसेस भी होते थे। वो फ्रेंच बोलते थे, किस पर्पज़ से, डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी। फ्रेंच बोलने का एक रीज़न था कि वो हाई क्लास सोसाइटी के पीपल हैं, ये भी दिखाते थे, और डिप्लोमेसी की वजह से भी फ्रेंच बोलते थे। उनकी जो फैमिलीज़ थी वो ऑफन अक्सर कनेक्टेड होती थी, किसकी वजह से, टाइज ऑफ मैरिज, मतलब शादी का जो टाई होता है उसकी वजह से। ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो थी, लेकिन न्यूमेरिकली बहुत कम। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो किससे बनती थी, पीजेंट्री से। अगर हम वेस्ट की बात करें तो जो बल्क ऑफ द लैंड थी वो फार्म, मतलब उस पर खेती कौन करता था, टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स। वाइल अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वो कैरेक्टराइज्ड, किससे कैरेक्टराइज किया जाता था, वास्ट स्टेट से, जो कि कल्टीवेट की जाती थी किसके द्वारा, सर्व्स के द्वारा। अगर हम वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप की बात करें तो जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की और ट्रेड की, इसका मतलब था कि ग्रोथ हुई टाउन की और इमरजेंस हुई किसकी, कमर्शियल क्लास की। वो एग्जिस्टेंस जो थी, जिसकी एग्जिस्टेंस किस पे बेस्ड थी, प्रोडक्शन फॉर मार्केट। ये मार्केट में जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा कमर्शियल क्लास की क्या होगी, ग्रोथ होगी। वो इतना एग्जिस्ट कर सकते थे, ग्रोथ नहीं, मतलब वो उतना एग्जिस्ट कर सकते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। बट अगर हम फ्रेंच और पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स की, फ्रेंच और जर्मन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे ये कब हुआ, 19th सेंचुरी में। इन इट्स पेक जो न्यू सोशल ग्रुप्स जो थे वो किस में आए, वो एग्जिस्टेंस में आए। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और एक मिडिल क्लास जो किससे मिलके बनती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ठीक है, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप्स जो थे वो बहुत ही 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी तक बहुत ही कम नंबर में थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड। ये थे कौन, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थी। दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। ये एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास में हुआ था कि जो आइडिया है किसका, नेशनल यूनिटी का, जिसने फॉलो कर रखा था किसको, कि हमें एवोलिश करना है क्या, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, उसने पॉपुलरिटी गेन कर ली। ऑल राइट एवरीवन, वील कवर द another part of the chapter in the upcoming videos. Okay, thank you very much, and please do comment, like, share and subscribe the channel.